against Bhajpa. That's right. It's an old proverb, anything is fair. That's right. So let's ask Mr. Yogesh Khere. Like, Yogesh Khere साहब MNS से हमारे साथ हैं. योगेश खेरे साहब नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. खेरे साहब ये बताएं कि अभी जो लाठीचार्ज हुआ जालना में, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था. मराठा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक होता है. मैंने तो कभी देखा नहीं उनको हिंसात्मक गतिविधियां करते हुए आज तक कभी. अभी हमारे साथ संदीप पाटके साहब थे आम आदमी पार्टी के. वो कहते हैं कि शायद ये साजिश हो सकती है एकनाथ शिंदे साहब के खिलाफ, क्योंकि वो मराठा हैं, अजीत दादा पवार भी मराठा हैं. हो सकता है कि बीजेपी ने शायद ये साजिश करी हो और जान करके लाठीचार्ज कराया हो. योगेश खेरे साहब, अगर आपने देखा होगा और पूरे देश ने देखा है वो कि मराठा कम्युनिटी में 58 रैली निकाली थी आरक्षण के लिए, और वो पूरी तरह से शांततापूर्ण तरीके से निकाली थी और लाखों लोग उसमें शामिल थे, लेकिन एक भी ऐसी वारदात नहीं हुई, हिंसा की वारदात नहीं हुई. तो ये इतिहास है मराठा कम्युनिटी के आंदोलन का. अभी इधर जो आंदोलन हुआ उसमें जो लाठीचार्ज हुआ, अभी आप बताइए मुझे, एक वो छोटा सा गांव है उसमें वो उपोषण चल रहा है, उधर लोग बैठे हैं, रात में उधर पूरी पुलिस फोर्स घुस जाता है उस गांव में, और बाद में वो वायलेंट हुआ क्राउड ऐसा बता के उन पर लाठीचार्ज किया जाता है. तो जो उपोषण के तरीके से जो आंदोलन चल रहा था, और वो जो उपोषण कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल, उनको हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश हुई, उनको उपोषण तोड़ने की कोशिश हुई, और बाद में ये क्राउड वायलेंट हुआ ऐसा कहकर उन पर लाठीचार्ज हुआ. तो ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है कि एक पूरा पुलिस फोर्स रात में घुस जाता है उस गांव में अचानक से. ये कैसा हुआ? आज अजीत दादा पवार जी ने कहा कि हम तीनों में से किसने ऑर्डर दिए ये आप साबित करके दिखाइए तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा. लेकिन मुझे अजीत पवार जी से पूछना है, आप सरकार है तो आप बताइए ना कि उनको ऑर्डर किसने दिए. आपकी गवर्नमेंट है, आपके अंडर पुलिस काम कर रही है, तो आपको बताना चाहिए कि ये पुलिस ने लाठीचार्ज किसके ऑर्डर पे किया, ये आप बताइए. तो ये तो बता नहीं रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम तीनों में से किसी ने ऑर्डर नहीं दिए. तो किसने ऑर्डर दिए तो बताइए महाराष्ट्र को. तो ये सब कंट्रोवर्सी उधर है. और अब ये एकनाथ शिंदे जी को फंसाने की कोशिश है, अजित पवार जी को फंसाने की कोशिश. तो ये इंटरनल जो उनका सब पॉलिटिक्स है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है. But this is terrible. What has happened is terrible. क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, आज तक कभी नहीं देखा कि मराठा आंदोलन कभी भी हिंसात्मक हुआ हो, कभी नहीं हुआ है. बिल्कुल नहीं हुआ. मैंने बताया लाखों की रैलियां निकली आरक्षण के लिए मराठों की, और वो 58 रैलियां निकली, लेकिन एक भी वारदात हिंसा की नहीं हुई. तो एक छोटे से गांव में जिधर ये आंदोलन चल रहा है और उधर हिंसा की वारदात हो सकती है, ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है ना. खेरे साहब, राज ठाकरे जी वहां पर गए, राज ठाकरे जी लोगों से मिले, 30 मिनट तक खड़े खड़े लोगों से चर्चा की. वहां पर जो आंदोलन पर बैठे थे, राज ठाकरे जी ने क्लियर कट कहा कि ये आप लोग पुलिस और प्रशासन पे जो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए. राज ठाकरे जी ने क्लियर कट कहा कि पुलिस को बकरा मत बनाओ, प्रशासन को बकरा मत बनाओ, और उन्होंने कहा कि जिसके इशारे पे लाठी चलाए उसको माफी मांगना चाहिए, उनको खुद ही आके सामने माफी मांगना चाहिए. क्या देव फडणवीस जी जो माफी मांगे इसलिए मांगे, देव फडणवीस जी ने माफी मांगे थे खेरे साहब, तो ये विचार ठाकरे साहब का सही था. कैसे देखते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल. अभी महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस साहब है. तो उनके अंडर पुलिस काम कर रही है, और जब एक इतना बड़ा लाठीचार्ज जैसा ये काम उधर होता है, तो इसकी ऑर्डर किसने दिए?
ये तो सामने आ जाने चाहिए ना। और किसी ने तो ऑर्डर दिए होंगे उनको, पुलिस को। पुलिस तो अपने अपने हिसाब से लाठीचार्ज नहीं करेगी। अगर ये इतना संवेदनशील आंदोलन चल रहा है, ये कितना संवेदनशील है सरकार को भी मालूम है। और इतने संवेदनशील तरीके से हो रहे आंदोलन पे अगर लाठीचार्ज होता है, महिलाओं पे लाठीचार्ज होता है, और अगर पुलिस ने एक काम किया है, पुलिस ने सुमोटो ये लाठीचार्ज किया है, तो सरकार बताए कि ये हमारा ऑर्डर नहीं था। तो सामने तो आए महाराष्ट्र के कि ये ऑर्डर दिए किसने, और जिसने भी ऑर्डर दिए, तो राज ठाकरे साहब का यही कहना था कि जिसके इशारे पे ये लाठीचार्ज हुआ है वो महाराष्ट्र के सामने आए और इस घटना के लिए माफी मांगे। तो ये सरकार बता ही नहीं रही है कि ऑर्डर ना हमने दिया ही नहीं है, ये इनका कहना है। तो इनका कंट्रोल पुलिस प्रशासन पे नहीं है। ऐसी बात है क्या कि अगर इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया और लाठीचार्ज हुआ तो इनका ये पुलिस प्रशासन पे होम मिनिस्टर का कंट्रोल नहीं है? ऐसी बात है क्या? तो खैरे साहब कहने का मतलब ये हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ सरकार के मुताबिक पुलिस ने स्वो मोटो अपने आप एक्शन ले लिया। तो पुलिस ने किसने एक्शन लिया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। अगर ये पुलिस ने सुमोटो एक्शन लिया है तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। yes. अगर आपका कहना है कि हमने ऑर्डर नहीं दिए, अगर आपने ऑर्डर नहीं दिए तो इतनी बड़ी वारदात होती है, और आप कहते हैं आपने ऑर्डर नहीं दिए तो आपका पुलिस प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, ये बात सामने आती है। खैरे साहब, राज ठाकरे साहब ने और एक बात यह कहा कि जो नेतागण है, नेता जो अनरीजनेबल प्रॉमिस करते हैं, अनरीजनेबल वादा करते हैं, जो वादा असंभव है वो भी वादा कर लेते हैं, यही है हर चीज का जड़। इसी वजह से बहुत सारे आंदोलन है, लोग उस विश्वास में आ जाते हैं, उस झांसे में आ जाते हैं और ये आंदोलन शुरू हो जाता है कि हमको चाहिए। तो लीडर जो नेता है उनको भी थोड़ा बरतना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण कर दिया कि बीच में एक हवा आप लोगों ने फैला दिया कि शिवाजी महाराज के स्टैचू अरबी समुद्र में, अरेबियन सी में हम लोग बना देंगे, विजिट हो गया, चर्चा हुई, इतना बड़ा होगा दुनिया में, तो ये मगर हुआ नहीं। तो जो नहीं हो सकता है उस चीज को आप बार बार क्यों दोहराते हो कि होगा, तो अब विश्वास लोगों के मन में पैदा करते हैं, और जब नहीं होता या ऐसे आंदोलन, तो इस पर थोड़ा आप रोशनी डालेंगे। राज ठाकरे जी कहना क्या चाहते थे? खैरे साहब, मैं अभी आपको दोनों जो मुद्दे हैं, एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू बनाना था अरबी समुद्र में, वो एक बात, और मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण मैं आपको बताता हूँ, 40 साल पहले अण्णा साहब पाटिल जो थे महाराष्ट्र में, उन्होंने पहली बार मराठा आरक्षण की मांग की महाराष्ट्र में। अभी 40 साल हो गए, मराठा कम्युनिटी आरक्षण की बात लगातार मांग कर रही है। 40 सालों में सभी पार्टियां सत्ता में आई महाराष्ट्र में, कांग्रेस राष्ट्रवादी मिलके सत्ता में आए, उसके बाद बीजेपी शिवसेना सत्ता में आए, उसके बाद पार्टियां तोड़ मरोड़ के, अपनी विचारधारा तोड़ के अलग अलग तरीके से महाराष्ट्र में सारी पार्टियां आ गई महाराष्ट्र में सरकार में, लेकिन मराठा कम्युनिटी को आरक्षण नहीं मिला। रिजर्वेशन जो मराठा कम्युनिटी का है वो बाद में, जब अभी अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिवीजन पिटीशन थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो राज ठाकरे साहब का बहुत दिनों से यही कहना है कि ये आपको भुला रहे हैं, मराठा कम्युनिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये आज भी राज ठाकरे साहब ने उधर बात कही कि मराठा कम्युनिटी को आरक्षण देने वाले नहीं है, ये आपको सिर्फ भुला रहे हैं, आपको आमिष दिखा रहे हैं, आपको खोटे आश्वासन दे रहे हैं, और ये देके आपका जो वोट है वो वोट लेते हैं और बाद में आपको भूल जाते हैं, और रिजर्वेशन की बात गायब हो जाती है, कोई मराठा रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता। तो ये बात कितने सालों से दिखाई दे रही है ना। और एक ही नेता है माननीय राज ठाकरे साहब, जो हिम्मत करके वोटों की परवाह न करते हुए ये जो सारी बातें हैं, जो वास्तव बातें हैं, वो महाराष्ट्र को बता रहे हैं। उन्होंने 2007 में जब अरबी समुद्र में
छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाने की बात सामने आई, तभी उन्होंने इस बात को कहा था कि ये स्टैचू हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो खर्चा है उसके लिए पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। और दूसरी बात यह है कि ये समुद्र में बनाना कितना मुश्किल है। उन्होंने उसी टाइम ये बात कही थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फोर्ट्स है, जो गढ़ है, जो किले है, वो असली महाराज के स्मारक है। उन्होंने ये बात उसी टाइम में कही थी और उस टाइम उनकी आलोचना की गई कि राज ठाकरे साहब स्मारक को विरोध कर रहे हैं। तो आज 14, 15, 16, 17 साल हो गए, ना उधर एक भी खड्डा भी, उधर एक ईंट भी नहीं रची गई। तो जो राज ठाकरे साहब उस दिन से कह रहे हैं और उनकी उस टाइम आलोचना की गई थी, तो अब जिन्होंने ये वादा किया था कि स्मारक बनाना चाहिए अरबी समुद्र में, वो नहीं बना सके, तो उन्होंने भी अभी महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते और हमने गलत और जो झूठी बातें कही उसके लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र के लोगों की। लेकिन राज ठाकरे साहब ने जो बात कही थी उस वक्त, वो आज भी लागू है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले हैं पूरे महाराष्ट्र में, उसका एक, अगर आप उसका सुधारीकरण करते हैं, उनको ठीक ठाक करते हैं, उनका रेस्टोरेशन करते हैं, साथ में छत्रपति म्यूजियम बनाते हैं, साथ में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हैं, एक छत्रपति टूर स्टार्ट करना चाहिए महाराष्ट्र में। ये 2007-2008 की बात है, मुझे अभी तक याद है। ये राज ठाकरे साहब ने ये एक बहुत बड़ा प्रपोजल भी दिया था। अगर आज की तारीख में वो बात मान ली जाती तो आप खुद सोच लीजिए, महाराष्ट्र को सिर्फ टूरिज्म से, इंटरनल टूरिज्म से ही ना जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए बन जाते। लेकिन आज अभी भी देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के कई किले तो ऐसे हैं आज की तारीख में वो पहचानने को नहीं आते। ये हालत हो गई है। खैरे साहब, एकदम करेक्ट बात यही। मैं आज भी मैंने, अगर आपने देखा होगा कि आज उधर जो आंदोलन के जगह पे राज ठाकरे साहब गए थे जी, आप सोचिए उधर आरक्षण के लिए वो आंदोलन चल रहा है जी, और हिम्मत करके माननीय राज ठाकरे साहब ने उधर कहा उन लोगों के सामने जो सच है और जो वास्तव है कि मराठा आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है। इन्होंने साफ साफ उधर बात कही कि वो सुप्रीम कोर्ट में वो रिवीजन पिटीशन खारिज कर दिए। अगर बाद में वो जरांगे पाटिल जी ने वो बात रखी कि वो जो मांग कर रहे हैं मराठा रिजर्वेशन की, वो मराठवाड़ा के जो लोगों की कुणबी जो सर्टिफिकेट्स है, वो कुणबी सर्टिफिकेट उन्हें मिलने चाहिए और उसके आधार पर उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये दोनों बातें अलग थी, वो राज ठाकरे साहब ने समझ के ली और उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों से इसके बारे में बात करूंगा। और जो है वो राज ठाकरे साहब जो मतों की, वोटों की परवाह नहीं करते हुए जो वास्तव परिस्थिति है वो ये लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ये जो सारी पार्टियां है ये आपको गलत बातें बता रही है, वोटों के लिए गलत बातें बता रहे हैं और आपके सिर्फ वोट लेके चले जाते हैं और आपको दी हुई जब जो सारे आश्वासन है उनकी तरफ देखते नहीं और आप 5 साल फिर उनके सामने लड़ने को तैयार रहते हैं। तो ये सब बातें माननीय साहब ने बार बार रखी है महाराष्ट्र के सामने। लेकिन योगेश खैरे साहब, जो राज ठाकरे जी बोल रहे हैं, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं, इसके पहले जो एडवोकेट संदीप काटके आए थे वो भी यही बोल करके गए। मैं एक बार फिर लोगों को बता दूं कि मराठा आरक्षण आज के कानून में बैठता नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आज की तारीख में है रिजर्वेशन को लेकर के, उसमें मराठा रिजर्वेशन नहीं बैठता है। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जी बोलिए। क्योंकि 50% की जो रिजर्वेशन में जो बाधा है, अगर उस बाधा को निकालना है तो उसको अमेंडमेंट करना होगा संसद में। और ये अगर ये होता 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना पॉसिबल होता तो ये कब का हो चुका होता। तो ये अभी ये फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा ये बात, और ये कितनी सुप्रीम कोर्ट में टिकेगी ये भी बहुत डाउटफुल है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसमें,
तो ये प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये जी। बात आपकी एकदम सही है कि मराठा कम्युनिटी को आरक्षण मिलना मुश्किल है, लेकिन सर नामुमकिन है, अभी ये अभी अभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राज ठाकरे सच बोलते हैं, सीधी बात है। हम लोगों ने तो पहले से देखा है ना, बहुत सालों से देख रहे हैं हम लोग, भले ही उनको वोट मिले या ना मिले। मैंने ये देखा है, राज ठाकरे हमेशा सच बोलते हैं। वोटों की राजनीति आज तक कभी राज ठाकरे ने नहीं करी है। अभी मैं आज महाराष्ट्र में जो स्टेटमेंट हुए, मैं आपको जी। बताता हूँ किस तरह से लोगों को बुलाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो नए अभी बने हैं, विजय वडेट्टीवार जी, वो कह रहे हैं कि मराठा कम्युनिटी को ओबीसी में रिजर्वेशन देना चाहिए और ओबीसी का रिजर्वेशन 12% से 15% तक बढ़ाना चाहिए। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले जी, वो कह रहे हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये ओबीसी में आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो एक ही पार्टी के दो लीडर्स ऐसी अलग अलग बातें कर रहे हैं, जो और ये तो क्लियर कट उदाहरण है कि किस तरह से लोगों को बुलाया जा, ओबीसी कम्युनिटी को भी बुलाया जाएगा और मराठा कम्युनिटी को भी बुलाया जा रहा है। तो आगे जाके अगर ऐसी बातें आएगी सामने कि ओबीसी कोटे से मराठा कम्युनिटी को आरक्षण देने की बात आएगी, तो फिर ये ओबीसी और मराठा कम्युनिटी में संघर्ष शुरू हो जाने की खैरे साहब हो गया, खैरे साहब हो गया। भुजबल साहब ने क्लियर कट विरोध कर दिया, बोले आप क्या बोल रहे हो, हम ओबीसी का कैसे ले लेंगे। छगन भुजबल साहब ने क्लियर कट बोल दिया कि ऐसे कुछ अगर सरकार सोचता भी है तो ये सोशल फिर वापस झगड़ा हो जाएगा, सोशल फिर अपीवल हो जाएगा, फिर आंदोलन और सब सड़क पर सब झगड़ा हो जाएगा। तो भुजबल साहब ने पहले ही ना बोल दिया कि अभी ये नहीं हो सकता है। और भुजबल साहब ओबीसी का एक बहुत बड़ा लीडर है, कैसे देखते हो खैरे साहब इसको? तो यही जो बातें है, जो सरकार अभी ये भुजबल साहब ने जो कहा कि अभी ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है, तो मेरा सवाल है कि आप 1999 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता कर रही है, देश में सत्ता पावर में है, तो ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन में केंद्र में भी सरकार में थी। तो ये भुजबल साहब अभी बातें कर रहे हैं कि सारे लोगों में जो लीडर्स है महाराष्ट्र के, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, खुद भुजबल जी का कहना, ये सारे लीडर उठे और दिल्ली में जाके बैठे और ये 50% की जो बात है वो अमेंडमेंट करके ले केंद्र से। अभी ये देखे ना, अभी कैसे भुलाने की बातें हो रही, जो आप 20 साल से पावर में रह के आपको नहीं सूझा कि ये बात करके लेनी चाहिए केंद्र से, सेंट्रल जो सरकार है उसके पास आपको जाके बैठना चाहिए और ये बातें सब सुलझा लेनी चाहिए। आपने क्यों नहीं की फिर? ये तो सिर्फ ये वोटों की राजनीति है। वो खुद को ओबीसी का लीडर मानते हैं और उनका जनाधार उनको मानना है कि ओबीसी का है, तो उधर से रिजर्वेशन आएगा तो इनके वोटों का धक्का लगेगा। ये सारी वोटों की राजनीति है। तो लेकिन खैरे साहब सीधी सादी बात है, अगर मान लीजिए 50% का अमेंडमेंट भी आ जाता है, वो 55% में भी चला गया, चलिए सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्या राय लेगा वो अलग बात है, वहां पर भी बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि सोशली बैकवर्ड मराठास कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को। अरे भाई रूलिंग कम्युनिटी रही है महाराष्ट्र की, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें जैसे राज साहब ने कहा है, कितनी बार आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें है, मैं तो बोलता हूं ना लोगों को, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो ब्लूप्रिंट है जो अभी अपडेट हो रहा है, मैं कहता हूं पुराना ही पढ़ लो, उसमें तो क्लियर कट है कि हो सकता है रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े अगर आप आर्थिक व्यवस्था को अगर आज आप ठीक कर दें, जो एग्रीकल्चर है, जो किसानी है, उसको अगर आप ठीक कर दें तो किसी को रिजर्वेशन मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बट दैट इज ओनली इफ एंड ओनली इफ महाराष्ट्र के लोग एमएनएस को मौका दें। सबको मौका दिया है, अब हमें तो लगता है राज ठाकरे को मौका देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लोग अब राज ठाकरे साहब को और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मौका देंगे? योगेश खैरे साहब। नहीं, ये तो बहुत आदर्श बात है और ये हमारा बुनियादी बात है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ब्लूप्रिंट की कि ये रिजर्वेशन जो है
वो आर्थिक निकष पे जाना जी। चाहिए। लेकिन अभी जो देश में जो बात है कि ये अभी रिजर्वेशन वो कास्ट के ऊपर डिपेंड है। जी लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में भले ही मराठा कम्युनिटी बहुत सालों से पावर में है, लेकिन अभी आप मराठवाड़ा में जाएंगे, विदर्भ में जाएंगे, उत्तर महाराष्ट्र में जाएंगे, तो बहुत सारी जो मराठा कम्युनिटी है उनकी हालत सामाजिक रूप से भी ठीक नहीं है। बहुत से मराठा कम्युनिटी के लोगों का आर्थिक स्थिति भी ठीक तरह से नहीं है। उनके जो उनके लड़के लड़कियां हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती, ये जी। वास्तव है। दुरुस्त बात। तो ये मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जिस तरह की उनकी परिस्थिति है, जिस तरह की उनकी कंडीशन है महाराष्ट्र में अभी, तो आप कुछ जो बड़े मराठा है उनकी तरफ देख के आप मराठा कम्युनिटी की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जो बाकी जो मराठा कम्युनिटी है उनकी हालत सही तरीके से खराब है। जी तो मराठा कम्युनिटी को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारे भी कोई दो राय नहीं है। और महाराष्ट्र के सभी पार्टियों का अगर ये कहना है तो राज ठाकरे साहब बार बार यही कह रहे हैं कि सभी पार्टियां अगर इसके लिए तैयार है तो रुका किधर है, किसने रोका है आपको ये करने के लिए। तो ये मराठा कम्युनिटी को इनको रिजर्वेशन देना नहीं है, सिर्फ ये मुद्दा बार बार इलेक्शन के लिए यूज करना है। अगर ये रिजर्वेशन दे दिया गया तो इनके लिए मुद्दा किधर बचेगा फिर आगे जाके वोट मांगने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए। तो ये सारी वोटों की राजनीति करने के लिए मराठा रिजर्वेशन की बात होती रहती है। और इनको मराठा रिजर्वेशन जो पार्टियां है सरकार चला रही है, चलाया है जिन्होंने, वो कभी भी मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देंगे। कुछ ना कुछ उसमें खामियां निकाली जाएगी और ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। प्रदीप जी। खैरे साहब, एक दूसरा बहुत बड़ा उग्र आंदोलन आपने किया कि मुंबई गोवा हाईवे ठीक होना चाहिए, पूरा सड़क खराब है। राज ठाकरे साहब ने खुद वहां पर गए और आप जैसे सब लोग मनसे के नेता एक जबरदस्त एक मुहिम बना दिया था कि मुंबई गोवा हाईवे ठीक होना चाहिए। उसके बाद जो हो गया, रविंद्र चौहान जी जो मिनिस्टर कंसर्न है बोले कि 1 लेन में ठीक कर दूंगा गणेश फेस्टिवल से पहले, गणपति के पहले फेस्टिवल से पहले 1 लेन ठीक कर दूंगा। मगर जो रिपोर्ट्स आ रहा है वो 1 लेन भी खराब है, वो नहीं होगा, वो कर भी नहीं पाएंगे कि डैमेज इतना खराब है पॉट होल्स का। बिकॉज जो लेटेस्ट वहां से वीडियोस आ रहे हैं बोले कि कुछ भी नहीं हो सकता, 1 वे भी ठीक नहीं कर पाएंगे, 1 लेन भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसका आगे आप कैसे देखते हो खैरे साहब, ये क्या होगा इसके? बिकॉज ये जो वादा किया वो नहीं होने वाला। बीजेपी, रविंद्र चौहान, एकनाथ शिंदे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भी उस पदयात्रा में कोकण में गया था और मैं रत्नागिरी से एक टप्पा था 12 किलोमीटर का, वो मैं खुद भी चला हूं। और रत्नागिरी से मैं जब वो कोलाड, जिधर रायगढ़ में राज ठाकरे साहब की रैली हुई थी शाम को, तो मैं रत्नागिरी से रायगढ़ तक आया था। इतनी खराब कंडीशन है उस रास्ते की। और जो रविंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि 1 लेन ठीक हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह की उधर अभी काम चल रहा है, जिस तरह की रास्ते की रोड की कंडीशन है और जिस तरह की उनकी इक्विपमेंट है, जिस तरह के उनके ठेकेदार कंत्राटदार काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये 1 लेन भी शुरू करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये जो आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने माननीय अमित ठाकरे साहब के नेतृत्व में किया, अभी आप देखिए 15,000 करोड़ रुपए की लागत, 15,556, करेक्ट 15,000 करोड़ से ज्यादा की जो लागत इस रास्ते में उन्होंने खर्च की है। और अभी भी उस रास्ते की जो हालत है, तो हमारी बात यही है कि 15,000 करोड़ रुपए गए किधर फिर? तो अगर 15,000 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए और रास्ते की हालत भी बदतर है और लोगों को कठिनाइयां हो रही है, हमारी पार्टी की जो शालीनताई ठाकरे जी है जी, उनकी एक अच्छी कंडीशन की कार
उधर उस खड्डे में खराब हो गई, उनको वो टो करके लानी पड़ी। तो ये जो सारी जो बातें हैं, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये कोई भी लिंक ठीक नहीं होने वाली है। और ये मुंबई गोवा हाईवे ये पूरी तरह से कब शुरू हो पाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। इतनी खराब कंडीशन उधर जो काम चल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है ये तो बताएं खैरे साहब। चलिए ठीक है, ये मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं। और जो 39 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो तो बिल्कुल चंद्रमा की तरह लगता है। इनफैक्ट उस वक्त जोक ये हो रहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए, विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए, अरे भाई तुम्हारे पास चंद्रमा यहां पर है ना, यहां पे लैंड करा के उसको प्रैक्टिस करा सकते थे। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। आप देखिए ना कितने, मतलब खड्डे नहीं है, वो तो तालाब है बिल्कुल। वो तो ऐसे लग रहा है कि फिशरीज का कोई बिजनेस भी शुरू कर सकता है यहां से, कोई मछलियां पाल सकते हैं वहां पे। ये असल में हुआ क्या है, क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा है खैरे साहब? मैं आपको बताऊं, मैं खुद गाड़ी चला के उस रास्ते से आया हूं, तो इतनी बदतर कंडीशन उस रास्ते की है। तो अभी इसका जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए कि अगर इतना पैसा खर्च करके भी इनका कहना है कि ये उधर जो कंत्राटदार है, जो ठेकेदार है काम करने वाले, वो टिकते नहीं है। इतने बार वो उसमें चेंज किया गया, बहुत से ठेकेदार उधर से गायब हो गए, भाग गए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर एक रास्ता जो 16-17 साल से उसका काम चल रहा है जी, अगर ये नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट से, तो इसका जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो इसको सरकार का जवाब देना चाहिए इसके बारे में। मेरे साहब, मुझे याद है कि 10-15 साल पहले, 10 या 15 साल पहले हम लोग जब जा रहे थे बाय रोड गोवा, तो हम लोग ट्राई किए थे कोंकण से जाए, तभी से रास्ता खराब है। तो घूम फिर के हम लोग को पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर उस रास्ता से लेके गोवा जाना पड़ा। ये रास्ता तब से खराब है। और जबकि बड़े बड़े नेता वहां से आते हैं, नारायण राणे पूरे फैमिली वहां से आते हैं, जो आज के मंत्री कितने, ये 2-3 मंत्री तो दीपक केसरकर हो, आज के इंडस्ट्री मिनिस्टर वहां से, ये बड़े बड़े दिग्गज नेता कोंकण से आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं हो रहा था? इतने बड़े बड़े नेता अपने एरिया को ठीक नहीं कर रहे। अपने एरिया जो कोंकण बोल रहे कि टूरिज्म स्पॉट, आज राज ठाकरे साहब ने सही कहा कि यस उदय, इस पूरे स्ट्रेच जो कोंकण का है टूरिज्म का हॉटस्पॉट है। टूरिज्म इतना डेवलप होना चाहिए और उस टूरिज्म को छोड़ो, हमने रास्ता ही खराब कर दिया उसको। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता होने के बावजूद क्यों? आपको क्या लग रहा है क्या प्रॉब्लम है? आप वहां तो ठीक हो गए, पुणे, सांगली, सतारा, वो हाईवे तो एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम जबरदस्त। ये नेग्लेक्ट क्यों किया गया दिग्गज नेता होने के बावजूद? आप बहुत साल पहले मुंबई से गोवा जाने के लिए पुणे सातारा करके गए थे, करेक्ट? आज भी वही कंडीशन है। आज भी अगर मुंबई से गोवा जाना होगा तो आपको पुणे के रास्ते ही जाना पड़ेगा जी। तो कोई यही बात है, अगर 15,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे की लागत खर्च हुई है और आज भी अगर मुंबई से जाने के लिए गोवा जाने के लिए अगर पुणे से जाना होता है तो फिर 15,000 करोड़ रुपए गए किधर? तो माननीय राज ठाकरे साहब और महाराष्ट्र निर्माण सेना की बात यही है कि इधर के जो 3-3, 4-4, 5-5 बार इधर से जो चुन के आए हैं लोक प्रतिनिधि, जो एमएलए है, जो एमपीज है, जो इतने 3-3, 4-4 बार उधर से चुन के आए हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये अगर संसद में जाकर बैठते हैं इधर के एमपीज, तो उनकी जिम्मेदारी है उधर उनको संसद में सरकार से पूछता नहीं आता कि ये हालत क्यों खराब है और ये आपका काम क्यों खराब हो रहा है और कब पूरा होगा। तो ये बात उन्होंने करनी चाहिए। जो एमएलए है वो महाराष्ट्र की विधानसभा में जाके बोलते नहीं। एक बार भी ऐसा हुआ है मुझे बताइए कि जो कोंकण के सारे एमएलए थे और सारे एमपी थे, वो किसी की पार्टी के रहने दो, ये सारे एमपी उठे, सारे एमएलए उठे और केंद्र सरकार में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके, माननीय नितिन गडकरी जी के पास जाके बैठे हैं ये पूरे एमएलए, और उन्होंने उधर से कुछ लाया ही इस रास्ते के लिए, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। तो अभी ये कोंकण की जनता ने तय करना चाहिए कि जिन लोगों को हम बार बार जिताते हैं और अगर हमें
इनको वोट दे के भी हमें अगर इन खड्डों में से ही चलना है तो इनको क्यों वोट दे बार बार। तो ये कोकण की जनता ने भी ये अभी तय कर लेना चाहिए कि अब हम इनको सामने ही नहीं आने देंगे। अगर ये वोट मांगने आएंगे तो तभी ये सुधरेंगे। ये क्या होगा है, माननीय राज ठाकरे साहब जो बार बार बताते हैं कि ये जनता को ग्रहित डरते हैं कि ये क्या करेंगे, हाँ ये वोट तो हमें देने वाले हैं, ये कितना भी कुछ करे वोट तो हमें मिलेगा तो क्यों काम करने का। तो ये जो इनकी मानसिकता हुई है ये अगर तोड़नी है तो उनको सबक सिखाना है। तो ये कोकण की जनता ने तय कर लेना चाहिए कि अगली बार हम इनको वोट नहीं करेंगे, इनको घर बिठाएंगे। जब ये डर होगा तब ये काम करेंगे। तो ये कोकण की जनता को तय करना है अभी। दुरुस्त बात है। चलते चलते खैरे साहब, आपने कहा कि आप खुद गाड़ी चला करके इस हाईवे पर आप आए, आप खुद गाड़ी चलाई आपने इसके ऊपर, इस हाईवे के ऊपर? मैं रत्नागिरी से रायगढ़ कोलाड में जो राज ठाकरे साहब की रैली थी उस दिन शाम को, मैं उधर से गाड़ी चलाते हुए उधर तक आया हूं, रत्नागिरी से रायगढ़ तक। तो उस रास्ते की हालत क्या है मैंने खुद देखी है जाके उधर। तो आपकी पीठ की हालत क्या है सर? आपकी खुद की बैक की हालत क्या है इसके ऊपर जाने के बाद? मैं आपको शायद ये झूठ लगेगा। नहीं, झूठ नहीं लगेगा साहब, आप लोग, मुझे मालूम है एमएनएस वाले झूठ नहीं बोलते। जी बोलिए सर। हाँ, मैं अभी एक आधे घंटे पहले मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके आया हूँ। मेरी ट्रीटमेंट चल रही है अभी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा उस दिन ट्रैवल से हुआ है, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। लेकिन ये बात सही है कि बहुत से लोग हैं जिनको ये रास्ते की वजह से 250-300 लोगों की उधर जान गई है, 2,500-3 हजार लोगों की। तो ये जिनकी जान गई है और जिनके आपने जो बताया अभी जो बाकी की जो इंजुरीज है उसका तो हिसाब ही नहीं है। जी दुरुस्त। तो ये तो 15 बार बार वही बात आती है, 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर ये पैसा उधर खर्च हुआ है और लोगों को खड्डे से जा रहे हैं, उनको इंजरीज हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार जो बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। सर चलते चलते आपको क्या लगता है कि कभी बीएमसी के चुनाव होंगे क्या? क्योंकि आज, बाय द वे, टुडे, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, टुडे इज द 150th एनिवर्सरी ऑफ द बीएमसी। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि द बीएमसी वाज फॉर्म्ड वे बैक इन द 19th century, exactly 150 years ago. 150 years ago, in 1873, the BMC came into being. आज 150 साल हो गए साहब बीएमसी को। तो और 1.5 साल हो गए हैं कि चुनाव नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है चुनाव होने वाला है क्या? और ये कॉन्स्टिट्यूशन में 72 और 73 की जो अमेंडमेंट हुई और स्थानिक स्वराज्य संस्था में जो अधिकार आए जी, तो ये कितनी दुखद बात है कि अगर 150 जो अभी साल हुए बीएमसी को और उस बीएमसी में अभी लोगों के प्रतिनिधि नहीं है, उधर कॉर्पोरेटर से नहीं है, ये कितनी दुखद बात है। तो अभी तो दिख ही नहीं रहा है किधर। अभी मेरे ख्याल से 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, ओबीसी रिजर्वेशंस और बाकी बातों की। तो अभी तो बिल्कुल इस तरह के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इलेक्शन अभी हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं, मुझे अभी चर्चा है महाराष्ट्र में कि ये जो पूरे म्युनिसिपल इलेक्शंस है वो शायद 2025 में होंगे। तो आपने एक साल और बढ़ा दिया। आपने एक साल और बढ़ा दिया क्योंकि सभी पार्टियों के वर्कर्स का भी ये कहना है और माइंडसेट भी उस तरह का हो गया है कि मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, फिर अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव होने के बाद 2025 में म्युनिसिपल इलेक्शन महाराष्ट्र में होंगे। एक देश एक चुनाव, उसमें होगा खैरे साहब, एक देश एक चुनाव में। अभी ये तो अभी ये प्रस्ताव, हाँ, ये अभी तो उसके लिए एक समिति गठित हुई है
तो वो बहुत ये तो अभी होने वाला नहीं है, उसकी तो अभी चर्चा शुरू हुई है। बाद में देखेंगे इसमें क्या होगा। अभी तो एक कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति अभी तो गठित हुई है, उसको अभी बहुत से लोगों से बात करनी है, उसके बहुत अड़चन है, वो संसद में जाएंगे, फिर राज्य में उनको कितना सपोर्ट मिलेगा, पूरे स्टेट्स उनको सपोर्ट नहीं देने वाले, तो ये तो होने में बहुत दिक्कत है। कह रहे साहब तो आर्टिकल ये 370 चुनावी भी, जुमला है। आर्टिकल 370 भी सब लोगों को लग रहा था कि नहीं होगा एब्रोगेशन। मोदी साहब ने सीधा लेके आके वो आर्टिकल 370 क्लियर ही कर दिया था बीच में। ये भी जब मोदी साहब आए थे 2014 में तो बोला कि एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए, 2014 से चालू है। आर्टिकल 370 का मामला अलग है, और ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा मेरे ख्याल से अलग है, क्योंकि वो जो मेरे ख्याल से जो प्रादेशिक पार्टियां है, जो रीजनल पार्टीज है, वो तो ये एक्सेप्ट नहीं करने वाली कि ये जो एक देश एक चुनाव जो है जी, ये तो बहुत सी पार्टी इसके खिलाफ है। हम भी ये इस तरीके से इस बात के खिलाफ ही रहेंगे। तो एक देश एक चुनाव इस देश के लिए जरूरत नहीं है। फेडरल स्टेट्स है, राज्यों का भी बहुत जो राज्य है उनके अधिकार है। तो ये स्थानिक स्वराज्य लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, तो ये बहुत पेचीदा मामला है, और इसको मेरे ख्याल से इसमें बहुत चर्चा की जरूरत है देश में। तो ये इसको बहुत ये आगे टाइम जाने, और जैसे जैसे इसमें समझ आएगा, बातें उभर के जैसे आएगी, तब उस बारे में देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जहां तक के कोंकण का सवाल है, जैसा आपने बताया, और बाकी अन्य जगह का भी सवाल है। अमित ठाकरे साहब हर जगह पे गए हैं, यहाँ तक के मैंने सुना गढ़चिरौली में भी गए, विदर्भ पूरा वो घूम करके आए हैं। अब शायद वक्त आ गया महाराष्ट्र के लोगों को जागने के लिए कि भाई तय करो कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद भी अगर आप इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं देन यू सफर, फिर झेलिए, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल कि अभी एक तो जिस तरीके की राजनीति की महाराष्ट्र में कुछ महीने से हुई है, 2019 के बाद जिस तरह की खास करके महाराष्ट्र में राजनीति हुई है कि एक पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है, फिर उससे अलग होके अलग पार्टी के साथ सरकार बनाती है, फिर वो सरकार गिराई जाती है, फिर उस पार्टी में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, और फिर वो इतनी सर्कस महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 के बाद दिखी है। तो अभी इससे अगर महाराष्ट्र के लोगों को चीड़ नहीं आती तो ये बहुत दुखद बात है। और जिस तरह से बातें हो रही है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, वारकरी संप्रदाय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उधर बारसू में लाठीचार्ज हुआ, फिर अभी कल ये मराठा रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे लोगों के लाठीचार्ज हुआ। तो ये सारी बातें हैं। तो जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह का काम हो रहा है, अगर इस बातों से महाराष्ट्र के लोगों को चीड़ नहीं आएगी तो ये बहुत दुखद है। लेकिन मुझे महाराष्ट्र के लोगों पे विश्वास है कि वो पूरी सोच समझ के साथ इस चुनाव में वोट करेंगे, और जिस तरह का नेता माननीय राज ठाकरे साहब है, और जिस तरह से उनकी राजनीति है, क्लियर कट पारदर्शक तरीके से उनकी राजनीति है, एकदम ट्रांसपेरेंट लीडर है, और जो है वो नहीं है, जो मैं कर सकता हूं वही बोलेंगे, जो मैं नहीं कर सकता हूं वो वोट के लिए गलत आश्वासन नहीं देंगे। तो ऐसे नेता को महाराष्ट्र के लोगों ने एक बार मौका देना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता, आप देखिए इस आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और माननीय राज ठाकरे साहब को मौका देने वाले हैं। जबरदस्त, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय शिवाजी। थैंक यू। But I really hope that the Mumbai-Goa highway actually gets repaired, but I doubt it. It's a mystery. 17 years.
It was as 17 bad. years. It was as bad. Oh, we thought it was shortcut going through Konkan, and then the pothole, we thought it's better to save the vehicle. Jumped onto the Pune Express Save the highway. vehicle, save your backbone, Yes. save your spine. And go through the Pune Express Highway. Yes, even though it's Sangli, a- Satara, even- Solapur, Kolhapur, so- enter Sawantwadi. कहने का मतलब ये हुआ 100 किलोमीटर ज्यादा जो है लोग चलने को तैयार हैं। Yes, yes. लेकिन यहाँ से जो शॉर्टकट है, it could be a shortcut straight to heaven. Exactly. That also could happen. जी, right, and at the moment before we go, मैं आपको बता दूं जहाँ तक नेशन नाउ का सवाल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स. आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें. Let's take a look. See, we have some comments. We have. Let's read them out. जी, दिखाएं. This is Mr. Rakesh Shetty. Yes. Mr. Rakesh Shetty spoke very well on Saturday. All these are paid by George Soros or by Pakistan-backed Qatar and other Muslim radicals. Objective person 6177. Mr. Objective person, I haven't got a single penny. Please call Mr. George Soros and tell him he owes me. It's on the way probably. He Yes, knows yes. it. Check is in the mail. V. Krishnappa 6258. Next election MP seats. Khan Grace Party only 72 seats. Pakka confirm and hat-trick PM Pakka confirm. Modi ji, this is true result 350 plus 50. Okay. He has some insider information. Yes. Well, I've been saying 350 plus anyway. So for Mr. Modi. This is Alfred Mesquita. Stop dreaming India is not for sale. His mother had done enough with India-born leaders as puppets. Mr. Alfred Mesquita 787. That's what he says. Does not like the Congress. None of these guys like the Congress. Alfred Mesquita is suspect. Is he somebody else in his Yes, I'm not sure. This is Sai Baba, some Aner Sai Baba. Now the entire nation is supporting dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji. Congress always work and support the SCs, STs, DCS minorities, OBCs I think. Then download people, vote for Congress, save democracy, save nation, save secularism, where we get it. Naren Raja Nirali, High Court Advocate, ex-General Secretary of NSUI, aspirant of Telangana, Secunderabad Cantonment Constituency, Madiga Community. Wow. That's what he says. Well, that was lovely. He's contacting you from Telangana. That's lovely. Great. I didn't know we were being watched in Yes, Secunderabad. Lovely city, Secunderabad, by the way, twin city of Hyderabad, even though I much prefer Hyderabad, by the way. I have been to the Indian Institute of Science at Secunderabad and they have a great campus, and even Secunderabad, by the way, is really and truly beautiful. There is of course that lake right in the middle, which is absolutely lovely. I hope it is still lovely. The last time I went over there, I spent hours and hours just sitting on a bench and just watching the water. It was absolutely lovely. And Hyderabad itself is a beautiful, beautiful city. But like most great ladies, Hyderabad also reveals its secrets very, very, very slowly. You really have to work very hard at it. But thank you so much for writing in. आप लोगों ने अपने comments भेजे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इसी तरह भेजते रहें, and I'll try and read out as many as possible. प्रदीप जी and from Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.